बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब दो तत्व आपस में अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाते हैं या वो एक रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो क्या इसमें कोई जादू होता है? नहीं बच्चों, ये कोई जादू नहीं है। ये प्योर केमिस्ट्री है और इसमें कुछ नियम काम करते हैं जिनको हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं रासायनिक संयोग के नियमों के बारे में जानकारी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला नियम जिसको हम समझेंगे वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों, ये नियम रसायन विज्ञान का एक मौलिक नियम है जिसको सबसे पहले लेवोइजियर ने 1789 में प्रतिपादित किया। आइए समझते हैं कि ये नियम क्या कहता है। इस नियम के अनुसार किसी बंद निकाय में किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुल द्रव्यमान स्थिर रहता है, न तो कोई द्रव्यमान उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है। देखिए, इस नियम का प्रयोग आप सभी रासायनिक अभिक्रियाओं पर कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई भी द्रव्यमान नष्ट नहीं होगा और न ही कोई नया द्रव्यमान उत्पन्न होगा। चलिए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों को जलाकर जल बनाते हैं तो एक रासायनिक अभिक्रिया होगी 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। अब ध्यान दीजिए कि इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का कुल मास कितना है। देखिए, यहां हाइड्रोजन का कुल मास 4 ग्राम है। इसी प्रकार ऑक्सीजन का यहां कुल मास 32 ग्राम है। तो बच्चों, अभिकारकों का कुल द्रव्यमान 36 ग्राम हुआ। आइए अब हम देखते हैं कि जल का कुल द्रव्यमान हमें कितना प्राप्त हुआ। देखिए बच्चों, जल के एक अणु का भार 18 इकाई होता है, यानी इसका अणुभार 18 होता है। और जल 2 मोल जल के जो अणु होंगे उनका कुल भार 36 ग्राम होगा। तो आप देख सकते हैं कि अभिकारकों का द्रव्यमान और उत्पादों का द्रव्यमान दोनों बराबर है। ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इस नियम की कुछ विशेषताएं देखते हैं। ये नियम सभी रासायनिक अभिक्रियाओं पर लागू होता है। ये नियम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आधारशिला है। ये नियम दर्शाता है कि किसी भी अभिक्रिया में अणुओं की संख्या या उनका प्रकार बदल सकते हैं, लेकिन कुल द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। देखिए बच्चों, इस नियम से क्या निष्कर्ष निकला। द्रव्यमान संरक्षण का नियम यह सुनिश्चित करता है कि प्रकृति में द्रव को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उत्पन्न किया जा सकता है। केवल आप एक रूप से दूसरे रूप में इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, ये था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आइए अब हम दूसरे नियम के बारे में जानते हैं। दूसरे नियम को हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। बच्चों, यह भी रसायन विज्ञान का एक मौलिक नियम है जिसको जोसेफ प्राउस्ट ने 1799 में प्रस्तुत किया। आइए हम देखते हैं
कि ये नियम क्या कहता है। किसी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में ही उपस्थित होते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किया गया हो। देखिए बच्चों, आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो में यौगिक और तत्व के बारे में जाना था। यदि अभी आप यौगिक और तत्व के बारे में नहीं जानते तो आप प्लेलिस्ट में से उस वीडियो को देखिए और यौगिक और तत्व के बारे में समझिए। चलिए हम फिर से नियम की ओर आते हैं। किसी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित अनुपात में ही उपस्थित होते हैं, चाहे वह यौगिक किसी भी स्रोत या विधि से प्राप्त किया गया हो। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जल एक यौगिक है और जल को हम विभिन्न प्रकार के स्रोतों से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप इसे जमीन के अंदर से प्राप्त कर सकते हैं, आप इसे नदियों, नहरों, तालाबों और समुद्र से प्राप्त कर सकते हैं, आप इसे बारिश के पानी से भी प्राप्त कर सकते हैं, आप इसे बर्फ को मेल्ट करके भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें जल एक सह उत्पाद के रूप में बनता है। तो हमने देखा कि जल को अलग अलग स्रोतों से प्राप्त किया जा सकता है या अलग अलग विधियों से बनाया जा सकता है। लेकिन बच्चों, जल का रासायनिक सूत्र सदैव H2O रहता है और इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भारानुपात सदैव 1:8 ही रहेगा। इसका मतलब यह है कि 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ हमेशा 1 ग्राम हाइड्रोजन ही जल बनाने के लिए क्रिया करता है, चाहे यह जल किसी भी स्रोत से प्राप्त किया गया। देखिए, कोई भी यौगिक आप किसी भी स्रोत से प्राप्त कर लीजिए, लेकिन उसमें तत्वों का भारानुपात सदैव नियत रहेगा। यही स्थिर अनुपात का नियम है। आइए हम इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। यह नियम केवल शुद्ध यौगिकों पर लागू होता है। यह नियम दर्शाता है कि रासायनिक यौगिकों की संरचना निश्चित रहती है। यह नियम द्रव्यमान संरक्षण के नियम का भी समर्थन करता है। देखिए, निष्कर्ष क्या निकला। स्थिर अनुपात का नियम यह बताता है कि किसी यौगिक के निर्माण में शामिल होने वाले तत्व हमेशा एक निश्चित द्रव्यमान अनुपात में ही रहते हैं और इसी से उस यौगिक की एक रासायनिक पहचान और उसके गुण निर्धारित होते हैं। तो देखिए बच्चों, जोसेफ प्राउस्ट द्वारा दिए गए इस नियम के अनुसार किसी यौगिक में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव समान होता है और ये यौगिक के प्राप्ति स्रोत पर निर्भर नहीं करता। चलिए अब हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम है गुणित अनुपात का नियम। रसायन विज्ञान में यह भी एक महत्वपूर्ण नियम है जिसको जॉन डाल्टन ने 1803 में प्रस्तुत किया। तो चलिए देखते हैं कि यह नियम क्या कहता है। यदि दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, यदि दो तत्व अलग अलग परिस्थितियों में आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो किसी एक तत्व का द्रव्यमान निश्चित रखने पर दूसरे तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव एक सरल पूर्णांक अनुपात में होता है। एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं। यहां कहा गया है कि यदि दो तत्व अलग अलग परिस्थितियों में आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, तो किसी भी एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ दूसरे तत्व के जो द्रव्यमान संयोग करेंगे उनमें सदैव एक सरल पूर्णांक अनुपात
रहेगा। आइए हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन दो अलग अलग परिस्थितियों में आपस में अभिक्रिया करके दो अलग अलग यौगिक कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। देखिए बच्चों, यदि आप कार्बन को हवा की कम उपस्थिति में जलाएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, और यदि अधिक मात्रा में हवा लेकर के आप कार्बन को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब देखिए, हम देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तत्वों के भार किस प्रकार हैं। अब देखिए, यहाँ 12 ग्राम कार्बन उपस्थित है, जबकि ऑक्सीजन 16 ग्राम है। दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 ग्राम है, जबकि ऑक्सीजन 32 ग्राम है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ कार्बन के द्रव्यमान पहले से ही निश्चित हैं, 12 ग्राम और 12 ग्राम। जैसा कि हमें नियम ने कहा था कि किसी एक तत्व के द्रव्यमान निश्चित रखने हैं, तो देखिए यहाँ कार्बन के द्रव्यमान ऑलरेडी निश्चित हैं। अब देखिए, दूसरे तत्व के कितने कितने द्रव्यमान यहाँ अभिक्रिया करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि दूसरे तत्व ऑक्सीजन के 16 ग्राम है और 32 ग्राम है। तो बच्चों, इनमें अनुपात क्या होगा, 16 ग्राम और 32 ग्राम ऑक्सीजन में अनुपात क्या होगा, तो आप देख सकते हैं कि ये 1:2 एक सरल अनुपात है। यही बात इस नियम ने हमें समझाई कि यदि दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ दूसरे तत्व के जो द्रव्यमान संयोग करेंगे उनमें सदैव एक सरल अनुपात रहेगा। आइए देखते हैं कि इस नियम की विशेषताएं क्या हैं। यह नियम उन्हीं तत्वों से बने विभिन्न यौगिकों पर लागू होता है, यानी आप इस नियम में जिन यौगिकों को लेंगे वो एक ही प्रकार के दो तत्वों से बने होंगे। यह नियम परमाणु सिद्धांत का समर्थन करता है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। यह नियम बताता है कि तत्व पूर्णांक के गुणजों में संयोजित होते हैं, यानी जब भी तत्व आपस में संयोग करेंगे तो सरल पूर्णांकों में ही करेंगे। इस नियम से क्या निष्कर्ष निकलता है? गुणित अनुपात का नियम यह सिद्ध करता है कि रासायनिक यौगिकों में तत्व पूर्णांक अनुपातों में ही जुड़ते हैं, जिससे यह बात समझने में मदद मिलती है कि पदार्थ परमाणुओं से बना हुआ है। ठीक है ना बच्चों? चलिए हम अब अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम हमारे पास है गेल-लुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम। देखिए बच्चों, यह नियम भी एक प्रसिद्ध नियम है, जिसको फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ लुई गेल-लुसैक ने 1808 में प्रस्तुत किया। चलिए देखते हैं कि यह नियम क्या कहता है। देखिए बच्चों, जैसा कि नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि ये गैसीय आयतन से संबंधित नियम है, तो यहां हम गैसों के आयतन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, नियम कहता है यदि गैसीय पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं और ये रासायनिक अभिक्रिया समान ताप और दाब पर होती है। यदि गैसीय पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया समान ताप और दाब पर होती है तो अभिक्रियाशील गैसें, यानी जो गैस अभिक्रिया में भाग लेगी, और उत्पाद के रूप में बनने वाली गैसों के आयतन एक दूसरे के साथ सरल पूर्णांक अनुपात में होंगे। देखिए बच्चों, जो गैसें अभिक्रिया में भाग ले रही हैं और इस अभिक्रिया से जो गैसें बन रही हैं, अगर आप उनके अनुपात आयतनों का अनुपात देखें तो वो सदैव एक सरल पूर्णांक अनुपात होगा। जैसे हम एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। हाइड्रोजन गैस
और ऑक्सीजन गैस आपस में अभिक्रिया करके जल वाष्प बनाती है। 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O गैस। अब जरा आप यहां इनके आयतनों को देखिए। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन का आयतन 2 भाग है, क्योंकि यहां आपको 2 मोल दिखाई दे रहे हैं, तो हाइड्रोजन का आयतन 2 भाग है। ऑक्सीजन का आयतन 1 भाग है और बनने वाली जल वाष्प का आयतन भी 2 भाग है। आप समझिए कि 2 आयतन हाइड्रोजन, 1 आयतन ऑक्सीजन और 2 आयतन जल वाष्प हमारे पास हैं। तो इनके आयतनों में क्या अनुपात होगा? तो देखिए बच्चों, ये अनुपात होगा 2:1:2। आप देख सकते हैं कि ये एक सरल पूर्णांक अनुपात है। यही गेलुसैक का गैसीय आयतन संबंधी नियम है। आइए इसकी विशेषताओं के बारे में समझते हैं। यह नियम केवल गैसों पर ही लागू होगा। इस नियम में ताप और दाब का स्थिर रहना आवश्यक है। यह नियम एवोगैड्रो के नियम की ओर मार्गदर्शन करता है। इससे रासायनिक समीकरणों को आयतन के आधार पर संतुलित करना सरल होता है। तो देखिए हमें क्या निष्कर्ष निकला। गेल-लुसैक का नियम यह सिद्ध करता है कि गैसीय रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाली और बनने वाली गैसों का आयतन हमेशा एक सरल पूर्णांक अनुपात में होगा। इस नियम से गैसों की प्रकृति और इसकी संरचना को समझने में सहायता मिलती है। चलिए अब हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारे पास नियम है अवागाद्रो का नियम या एवोगैड्रो का नियम। बच्चों, ये नियम अमादियो अवागाद्रो द्वारा 1811 में दिया गया। ये नियम भी आज के समय में एक प्रसिद्ध नियम है। तो ये नियम क्या कहता है, आइए समझते हैं। अवागाद्रो के नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। देखिए बच्चों, इसको फिर से समझ लीजिए। यदि आप ताप और दाब को समान रखते हैं तो आपके पास कोई भी गैस हो, उसमें अणुओं की संख्या एक जैसी रहेगी। अब देखिए यहां इस बात से हमें कोई मतलब नहीं है कि वो गैस कौन सी है। देखिए यदि आप O2 गैस लेते हैं, NH3 गैस लेते हैं, आप CO2 गैस लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये गैसेज अलग अलग हैं। लेकिन यदि ताप और दाब समान है और आपने इन सभी के समान आयतन लिए हैं तो इनमें अणुओं की संख्या भी समान होगी। ये अवागाद्रो का नियम कहता है। देखिए इससे एक हमें बात समझ में आती है कि गैसों में अणुओं की संख्या उसके आयतन पर निर्भर करती है। अभी हमने कहा ना कि जितना आप इन सब का आयतन लेंगे उसी के अनुसार इनके पास अणु होंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है N के, जहां V गैस का आयतन है और N मोलों की संख्या है। मोलों की संख्या से ही आपको अणुओं की संख्या मिलेगी। तो आप ये भी कह सकते हैं कि V/M इज इक्वल नियतांक। तो बच्चों ये है अवागाद्रो का नियम। अब देखिए अवागाद्रो ने अपने इसी नियम के आधार पर हमें बताया कि यदि आपके पास किसी भी गैस के या किसी भी पदार्थ का आपके पास 1 मोल है तो उस 1 मोल में हमेशा अणुओं की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 ही रहेगी। और इसी फेमस संख्या को अवागाद्रो संख्या कहते हैं। तो देखिए बच्चों, यदि आपसे कभी भी सवाल पूछ लिया जाता है कि अवागाद्रो संख्या का मान क्या है, तो ये मान निश्चित है 6.022 या फिर 23 इंटू 10⁻23। ठीक है ना। अब देखिए अवागाद्रो के नियम से क्या निष्कर्ष निकला। देखिए अवागाद्रो का नियम ये बताता है कि किसी भी गैस का आयतन उसकी मोल संख्या के समानुपाती होता है, बशर्ते ताप और दाब समान हो। ये नियम रसायन विज्ञान में मोल संकल्पना, गैस समीकरण, परमाणु और अणु, इन सबको समझने के लिए बहुत आवश्यक है। चलिए अब हम बात करते हैं
डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो जैसे कि इसके नाम में ही डाल्टन है, तो इसको जॉन डाल्टन ने 1808 में प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु क्या हैं, एक बार हम समझ लेते हैं। डाल्टन ने अपने सिद्धांत में बताया कि सभी पदार्थ बहुत सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें परमाणु कहा जाता है। देखिए, जो परमाणु की उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो डाल्टन के नाम जाता है। हालांकि जो हमारे एक महर्षि थे कणाद, उन्होंने इसके बारे में डाल्टन से भी पहले ये बात बता दी थी। तो डाल्टन के अनुसार सभी पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बने हुए हैं और इन सूक्ष्म कणों को परमाणु कहते हैं। दूसरा पॉइंट, परमाणु अविभाज्य हैं, यानी परमाणु को तोड़ा नहीं जा सकता, उसको बांटा नहीं जा सकता। इस पर ध्यान देना बच्चों कि परमाणु अविभाज्य है, ये डाल्टन ने कहा। और उन्होंने कहा कि परमाणु को न तो आप उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, यानी इसका विनाश नहीं किया जा सकता। तीसरा पॉइंट देखिए, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, यानी उनका द्रव्यमान, उनका आकार, उनके गुण समान होंगे। चौथा पॉइंट, विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं, यानी अगर तत्व अलग अलग हैं तो उनके परमाणु भी अलग अलग होंगे। पांचवा पॉइंट, रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणुओं के पुनः संयोजन, पृथक्करण और पुनः व्यवस्थापन से होती है। यानी जब भी एक रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें अभिकारक के अणु अलग अलग हो जाते हैं, पुनः व्यवस्थित हो जाते हैं और आपस में जुड़कर फिर नए पदार्थ बना देते हैं। यानी अभिक्रिया करने का सारा काम परमाणुओं के द्वारा किया जाएगा। छठा पॉइंट, परमाणु एक दूसरे के साथ एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं और इनसे यौगिक बनते हैं। तो देखिए बच्चों, यदि आपसे पूछा जाता है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की मुख्य बातें कौन कौन सी हैं, तो आपको ये सभी बातें लिखनी है कि पदार्थ सूक्ष्म कणों से बना है, जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु अविभाज्य है, इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, नहीं उत्पन्न किया जा सकता। एक ही तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणु एक दूसरे से भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं परमाणुओं के द्वारा होती हैं और परमाणु जब एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो यौगिक बनता है। देखिए, इस नियम का क्या महत्व है। देखिए, एक तो इस सिद्धांत ने रासायनिक यौगिकों की प्रकृति को समझने की नींव रखी। आगे आने वाले वैज्ञानिकों को ये एक योजना मिली कि किस तरह से रासायनिक यौगिक बनते हैं। इससे रासायनिक सूत्र बनाने, यौगिकों की संरचना बनाने और मोल संकल्पना के विकास को गति मिली। तो देखिए, हम डाल्टन के सिद्धांत के बारे में क्या कहेंगे कि यह सिद्धांत रसायन विज्ञान में एक क्रांतिकारी कदम था। सही मायनों में रसायन का विकास होना ही इस सिद्धांत के बाद प्रारंभ हुआ। लेकिन देखिए बच्चों, जैसे ये सिद्धांत दिया गया और इसको बहुत महत्वपूर्ण भी माना गया, लेकिन इस सिद्धांत में कुछ कमियां भी थी। तो चलिए हम बात करते हैं कि डाल्टन के सिद्धांत में कौन कौन सी कमियां हैं। देखिए, पहली कमी, डाल्टन ने बताया कि परमाणु अविभाज्य है, लेकिन आज हम जानते हैं कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जैसे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। दूसरी कमी, डाल्टन ने अपने सिद्धांत में बताया कि एक ही तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होते हैं, लेकिन बच्चों आज हम जानते हैं कि एक ही तत्व के परमाणु एक जैसे नहीं होते, जैसा कि आपने समस्थानिकों के बारे में पढ़ा होगा। समस्थानिकों में क्या होता है कि परमाणु क्रमांक समान होता है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होता है, जो द्रव्यमान संख्या है वो अलग अलग होती है। तो इसका मीनिंग हुआ कि ये परमाणु अलग है, ये परमाणु अलग है, ये परमाणु अलग है, क्योंकि इनके द्रव्यमान संख्याएं अलग अलग है। लेकिन डाल्टन ने बताया था कि एक ही तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होते हैं। तीसरी कमी, डाल्टन ने बताया था कि भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न होते हैं, लेकिन आज हम जानते हैं कि जो समभारिक होते हैं उनमें अलग अलग तत्वों के परमाणु भार यानी द्रव्यमान संख्याएं समान हो सकती हैं। डाल्टन ने बताया था कि परमाणु स्वतंत्र
अवस्था में नहीं पाया जाता। हालांकि ये बात काफी हद तक सच है कि परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं रहता, लेकिन उत्कृष्ट गैसों के परमाणु अकेले रह सकते हैं। अगला पॉइंट, रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रकृति, जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनकी जो नेचर होती है, इसकी व्याख्या डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पूरी तरह से नहीं कर पाता। ये केवल आज के आधुनिक परमाणु मॉडल से ही संभव है। तो देखिए बच्चों, आज हमने कुछ नियमों के बारे में पढ़ा जो रासायनिक संयोग के लिए आवश्यक हैं। अगली वीडियो में हम इन नियमों के ऊपर आधारित कुछ आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे। तब तक के लिए आप इन नियमों को अच्छी तरह से याद कीजिए ताकि आप इनको अपने एग्जाम में हल कर सकें आसानी से। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।